7 जुलाई 1999, 17,000 फीट की ऊंचाई पर सामने दुश्मन की मशीन गनें लगातार गोलियां बरसा रही थी। नीचे भारतीय सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी और सबसे आगे चल रहा था 24 साल का एक युवा कैप्टन। पाकिस्तानी सेना ने वायरलेस पे उसे आखिरी चेतावनी दी, शेर साहब ऊपर मत आना, वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन उस भारतीय अधिकारी ने बिना एक पल रुके जवाब दिया, 1 घंटे में पता चल जाएगा कि कौन वापस जाता है। कुछ ही देर बाद वो चोटी भारत के कब्जे में थी, लेकिन उसे जीतने वाला भारत का सबसे बहादुर बेटा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो चुका था। जून की बात थी, 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा और सुबह तक वो चोटी विक्रम जी ने फतेह कर लिया था। यही वजह है कि आज भी जब कारगिल युद्ध के सबसे वीर नायकों का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिस नाम की गूंज सुनाई देती है वो है कैप्टन विक्रम बत्रा, शेर शाह। लेकिन सवाल ये कि आखिर कैसे एक साधारण सा लड़का पूरे कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा हीरो बन गया? आखिर पाकिस्तान की सेना ने उसे शेर शाह कहकर क्यों बुलाया और क्या थी ये दिल मांगे मोर के पीछे की असली कहानी? ये है कारगिल के शेर शाह कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी, जब उन्होंने अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। कुछ फिक्र न कर जानी, मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा, नहीं तो उसमें लिपट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा की कहानी शुरू होती है 1999 की उन गर्मियों से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध छिड़ चुका था और पाकिस्तान की सेना ने चुपचाप कारगिल की उन ऊंची ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था। तब भारतीय सेना ने उन्हें खदेड़ने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। ये कोई साधारण वॉर नहीं थी, इसमें दुश्मन हजारों फीट की ऊंचाई पर बैठा था, जबकि भारतीय सैनिकों को लगभग सीधी चट्टानों पर चढ़कर हमला करना था। इसी दौरान 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के युवा अधिकारी कैप्टन विक्रम बत्रा अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके होली की छुट्टियों पर हिमाचल प्रदेश में पालमपुर स्थित अपने घर आए हुए थे। इसी बीच उनके एक दोस्त ने उनसे कहा, अब तो तुम्हें वापस जाना होगा, अपना ख्याल रखना। इस पर विक्रम बत्रा मुस्कुराए और बोले, या तो तिरंगा फहरा कर लौटूंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर, लेकिन लौटूंगा जरूर। उस समय शायद किसी ने सोचा नहीं था कि ये शब्द कुछ ही दिनों बाद पूरे देश की भावनाओं का हिस्सा बन जाएंगे। जून 1999 जब कारगिल युद्ध शुरू हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था और 13 जून को भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध की पहली बड़ी जीत हासिल करते हुए तोलोलिंग चोटी पर तिरंगा फहराया। इस जीत ने सैनिकों में नया जोश भर दिया, लेकिन सब जानते थे कि असली चुनौती अभी भी बाकी थी। अब भारतीय सेना का अगला बड़ा लक्ष्य था पॉइंट 5140। ये चोटी लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित थी। इस चोटी से दुश्मन आसपास के पूरे इलाके और नेशनल हाईवे पर नजर रख रहा था। जब तक यह चोटी पाकिस्तानियों के कब्जे में रहती, भारतीय सेना का आगे बढ़ना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को दी गई, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी के हाथ में थी। उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए 2 असॉल्ट कंपनियां उतारी। पहली ब्रेवो कंपनी, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन संजीव जामवाल, और दूसरी डेल्टा कंपनी, जिसकी कमान कैप्टन विक्रम बत्रा को सौंपी गई। प्लानिंग के मुताबिक दोनों कंपनियों को अलग अलग डायरेक्शन से रात के अंधेरे में चोटी तक पहुंचना था। 19 जून की रात दोनों कंपनियां अपने अपने रास्ते से चोटी की ओर बढ़ने लगी। सामने लगभग सीधी खड़ी चट्टानें थी और रात के अंधेरे में भारतीय जवानों को अपने कंधों पर हथियार, गोला बारूद, ग्रेनेड, राशन और जरूरी सैन्य उपकरणों को लेकर चढ़ाई करनी थी। एक तरफ ऑक्सीजन की कमी और दूसरी तरफ जमा देने वाली ठंड, लेकिन दुश्मन को भी भारतीय सैनिकों की आहट मिल चुकी थी। देखते ही देखते पाकिस्तानी बंकरों से मशीन गनों और मोर्टार की भीषण फायरिंग शुरू हो गई। दुश्मन की भीषण फायरिंग के बावजूद दोनों कंपनियां लगातार आगे बढ़ती रहीं और करीब पूरी रात चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार 20 जून 1999 को सुबह पॉइंट 5140 पर भारतीय सेना का तिरंगा लहरा रहा था। मिशन पूरा होते ही कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपना रेडियो सेट उठाया और सेना को अपना विनिंग सिग्नल भेजा, ये दिल मांगे मोर। My company's success की नलवाज, ये दिल मांगे मोर। यही 4 शब्द पूरे देश में उनकी पहचान बन गए। ये सिर्फ एक विनिंग सिग्नल नहीं था, ये 24 साल के
उस युवा अधिकारी का आत्मविश्वास था जो बता रहा था कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो वह अगली सबसे कठिन लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार है। पॉइंट 5140 के बाद भारतीय सेना लगातार एक एक करके दुश्मन के कब्जे वाली चोटियों को अपने कब्जे में वापस ले रही थी। अब आया 7 जुलाई 1999 जब कारगिल युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, लेकिन अभी भी एक अहम चोटी बची थी, पॉइंट 4875, जिसके बिना कारगिल युद्ध पूरा ही नहीं हो सकता था। इसी बीच कहा जाता है कि कैप्टन विक्रम बत्रा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें बुखार था और साथियों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि अगर उनके जवान मोर्चे पर जा रहे हैं तो वो पीछे नहीं हट सकते। उन्होंने खुद पॉइंट 4875 के मिशन को लीड करने की इच्छा जताई। कुछ ही देर बाद 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में पॉइंट 4875 की ओर बढ़ चुकी थी। इस चोटी की ऊंचाई लगभग 16,000 फीट थी, पर भारतीय जवान रात के अंधेरे में कंधे पर हथियार और गोला बारूद लेकर खड़ी चट्टानों पर चढ़ाई कर रहे थे और पाकिस्तानी सैनिक लगातार मशीन गनों से गोलाबारी कर रहे थे। जैसे जैसे भारतीय जवान पास पहुंचने लगे, लड़ाई आमने सामने की हो गई। कैप्टन विक्रम बत्रा सबसे आगे थे और बताया जाता है कि उन्होंने कई पाकिस्तानी सैनिकों को अकेले ही मार गिराया था। फिर वो समय आया जब भारतीय सेना पॉइंट 4875 पर लगभग कब्जा कर ही चुकी थी, लेकिन तभी लड़ाई के बीच लेफ्टिनेंट नवीन अनाबेरू गंभीर रूप से घायल हो गए और दुश्मन की गोलाबारी के बीच भी कैप्टन विक्रम बत्रा उन्हें बचाने के लिए उनके पास पहुंचे। तभी उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हुए वे खुद दुश्मन की गोली का शिकार हो गए और कुछ ही क्षणों बाद कारगिल का ये शेरशाह हमेशा के लिए अमर हो गया। उसके कुछ समय बाद ही पॉइंट 4875 पर भारतीय सेना ने पूरी तरह कब्जा कर लिया था और वहां तिरंगा लहरा दिया। ये चोटी कारगिल युद्ध की सबसे निर्णायक और कठिन जीतों में से एक थी, लेकिन इस जीत की कीमत भारत ने अपने सबसे बहादुर बेटे को खो कर चुकाई। उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज भी जब कारगिल विजय की कहानी सुनाई जाती है तो सबसे पहले याद आते हैं ये दिल मांगे मोर कहने वाले कारगिल के शेरशाह कैप्टन विक्रम बत्रा। लेकिन इस बात के लिए भी मेरे को गर्व है, मैंने ऐसा बेटा पैदा किया, मैं इस देश की आन बान और शान रखी।